हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन पिछले लेक्चर में कहाँ तक थे? अपन ने देखा था वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमने तीन वेरिएबल्स ढूंढ लिए थे, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और वेलोसिटी। सॉरी, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अपन ने एक्सेलरेशन का भी टर्म्स निकाल लिए थे। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, जैसे इंटीग्रेशन में एक चीज आती है, कोशिश करना कि मैं तुम्हें जस्टिफाई करूं। अभी से ही मैं ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डील करता हूं, सच दैट तुम्हें समझ में आए। जैसे अपन ने ये पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि y को अपन एफ ऑफ एक्स बोलते, सही है, और ये एक्स एक्सिस। तो अगर मैं ऐसा कोई कर्व बना रहा हूं, ठीक है, और साइमल्टेनियसली अगर मैं इसको ऐसा कर्व बना रहा हूं, ठीक है, ये वेलोसिटी, ये t, ठीक है, वेलोसिटी को अपन बोल देते हैं एफ ऑफ एक्स। बेसिकली y कोऑर्डिनेट ही है। एफ ऑफ एक्स ना बोलते हुए एफ ऑफ टी बोल देते हैं, फंक्शन ऑफ टाइम t। सही है ना? यहां से यहां रिलेट करना सीख। यहाँ पे क्या है? y एज अ फंक्शन ऑफ x, x क्या है ये? यहाँ पे क्या है? v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम एक्सिस ही है। सही है। अपन ने अभी एरिया अंडर द कर्व, अगर x 0 से ये निकालना है, तो अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखा है। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। सीधा देखा है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर मान लो ये x1 है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये y है, और इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं, y डी एक्स फ्रॉम 0 से x1, 0 से x1 बोल सकते हैं। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? एरिया अंडर द कर्व। सही है गलत? एरिया अंडर द कर्व, सही है। दिस रिप्रेजेंटिंग एरिया अंडर द कर्व, सही है। अगर इधर देखें, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, मान लो, या तो कई बार रेक्टेंगल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या ऐसा नहीं लेते हुए ऐसा ले लो, ठीक है। t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक होता है, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल फ्रॉम t इक्वल टिल t इक्वल टू 5 सेकंड तक। ये ग्राफ दे देता है, ठीक है, और तुम कंफ्यूज हो जाते हो करे क्या। तुम कंफ्यूज हो जाते हो करे क्या। सही है गलत? कंफ्यूज होना जायज है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है करना क्या है। तो अगर यहां से यहां चीजें रिलेट हो रही है, तो अगर मैंने डी एक्स बाय डी टी को क्या मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं? डी एक्स को वी डी टी लिख सकता हूं। वी वाई एक्स डी एक्स डी टी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर मैंने t इक्वल टू 0 से 5 डाला, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी, सॉरी, एरिया अंडर द ग्राफ सही है, फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू, अगर एट t इक्वल टू 0 उसकी पोजीशन मान लो कुछ उसने ये दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में कुछ भी दे दे, t इक्वल टू 5, अगर 1d है तो 5 मीटर दे देगा, 2d है तो ये दे देगा, वो दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो बोलेगा ना एट t इक्वल टू 0, ये एट t इक्वल टू 5 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो dx का इंटीग्रेशन x, तो हम सीधा बोल सकते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल, ऐसा भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, उसको देना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट कर दोगे आंसर आ जाएगा। सही है गलत? अब फील आ रहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट इन दैट इंटरवल, या तो चेंज इन पोजीशन इन दैट इंटरवल। सही है? गलत बोला क्या? अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है ये मैं बाद में भी बताऊंगा, अभी तुमको बस रिलेट करके बता रहा हूं कि क्या है। अभी जो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख रहे थे ना, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, इससे वो रिलेशन, इससे वो रिलेशन, हाँ, वो ऐसा है। अगर मैं ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं? dv बाई dt,
ADT क्या दिखा रहा है? एरिया अंडर कर्व, AT कर्व, सही है। और डीवी क्या बोलेंगे अपन? V2 माइनस V1, V फाइनल माइनस इसको डेल्टा V। भाई साहब एरिया अंडर AT कर्व क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपको इनिशियल पता है और एरिया पता है तो आप उसको इनिशियल को ऐड कर दो, खत्म, फाइनल वेलोसिटी मिली। सही है। अब तुम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या बोला मैंने? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है। देखना, अपन ने ये फॉर्मूला निकाला हुआ है, ये देखो कैसे आता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब ये एट टाइम t इक्वल टू 0 से t, मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक नंबर है, मान लो कोई भी एक फिक्स है। अगर a dt में जो कांस्टेंट है 0 से t, तो उसको बाहर निकाल देते हैं, dt का इंटीग्रेशन t, तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू टी, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस, और a इंटू टी इज एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। फील आ रहा क्या? चीजें रिलेशन हो रही है। देखो, कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कंसेप्ट रिपीट होता है। तो आपको कंसेप्ट स्ट्रांग बनाना है, ना कि क्वेश्चन। समझ में आ रहा पॉइंट? अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप कोई भी क्वेश्चन में नहीं हिल सकते। एटी ग्राफ, एरिया अंडर द एटी ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। अगर मुझे मालूम है इनिशियल वेलोसिटी ये है, एरिया अंडर 5 है, इंडिया रुको, इनिशियल वेलोसिटी 2 है और एरिया अंडर द एटी ग्राफ 5 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 7। 7 है ना? आपको चेंज पता है 5 का है, पॉजिटिव 5 है ना, और फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेसिकली v माइनस यू इज इक्वल टू ए डी टी होता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो dt होता है और ये at हो जाता है। तो रियलिटी में इस पे डील कर रहे हैं आप। गलत बोला क्या? कुछ एक्चुअल फॉर्मूला ये है ना, यहां पे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब आपका बनता है v इक्वल टू यू प्लस at। तो ये जब सारे फॉर्मूले जब हम लिखते हैं तो वो किसके लिए लिखते हैं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए। वहां पे आप एक्सेलरेशन वेरिएबल के लिए कोई बात कर सकते क्या? नहीं, वो फॉर्मूले डिराइव ही होते जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, नहीं तो वो डिराइव होना हाँ पॉसिबल नहीं। आप समझ में आया? एक्चुअल फॉर्मूला ये था, हाउ वी कैन यूज इंटीग्रेशन इन काइनेमेटिक्स। आप इससे डायरेक्टली रिलेट इसको कर सकते हो। सही है गलत? ये रिलेशन समझ में आया? चलो फिर अपन जो बात कर रहे थे वो बात करते हैं। ये सब बाद में भी लिखवाऊंगा मैं, बस ऐसा है कि पहले से मैं कुछ चीजें माइंड में डाल के रखता हूं, सच दैट बाद में कब आए, जब तक तुम इनफ मैच्योर्ड हो जाओ कि वो चीज उस वक्त समझ लो और पिछला रिलेट कर पाओ कि हमने ये क्यों पढ़ा है। अब समझ में आया बेसिक मैथ्स क्यों इंपॉर्टेंट है? तो उसका लाइफ में होना इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ना है ये चीज और जरूरत क्या है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आता है, अगर मैंने बोला वेलोसिटी इज इक्वल टू 2x, मान लो, या तो अपन ये बोल देते वेलोसिटी इज इक्वल टू 2x बोल देते, ठीक है, x बोल दिए। लिखो क्वेश्चन, v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, या तो ऐसा मत लिखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते, थोड़ा सा टफ करते, 2x प्लस 1 कर देते, ठीक है। लिखा, फाइंड फाइंड velocity as a function of time t, find velocity as a function of time t।
at t equal to 0, x equal to 0 and v equal to 0. देखो कैसे डील करते हैं, ठीक ठीक है। अब हमें एक रिलेशन पता है, जैसे मैं बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें याद रखता हूँ और मुझे काफी मदद मिलती है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। मैं क्या याद रखता, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मुझे यही रिलेशन याद है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, या तो v डी वी बाय डी एक्स। थोड़ा सा कंसेप्ट समझना, यही एक बच्चे को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहां पे किसका फंक्शन दिया हुआ है, हमें पीछे जाना पड़ेगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t देखना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डी एक्स बाई डी टी, 2x+1। गलत बोला क्या, पक्का सोच के देखो, सही है। अगर मैंने ये बोला एट t इक्वल टू 0, पोजिशन क्या थी, 0। एट t इक्वल टू t हमें x निकालना है, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, गलत बोला क्या, सही है गलत। यहाँ पे लिमिट्स भी लगाना पड़ता है, 0 से x, क्या लगाना पड़ता है, लिमिट x, और यहां पे dt का इंटीग्रेशन t, और t और t माइनस 0 एक ही बात। तो ये 2 इधर चल जाएगा और ये आ जाएगा 2x+1 माइनस ln1 इज इक्वल टू 2t। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब क्या इक्वेशन आया, ln 2x+1 इज इक्वल टू 2t। बोलो सही है गलत, यहां तक मेरा पॉइंट समझ में आया, पक्का। अब एक प्रॉपर्टी ये भी होती है जो अपन ने सीखी है, log a टू द बेस b इक्वल टू m, b की पावर m। ln मतलब log टू द बेस e, तो अपन सीधा लिख सकते हैं 2x+1 इक्वल टू e की पावर 2t। सही है गलत, पक्का समझ में आया, सही है। तो अपन सीधा लिख सकते हैं 2x इक्वल टू e की पावर 2t माइनस 1 अपॉन 2। क्या x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आया, और अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है तो वी जस्ट हैड टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, या तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट्स लाइक द स्टेटमेंट आई हैव, क्या आया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, क्या आया, e की पावर 2t। क्योंकि देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे dx बाई dt, इसको v बोल दोगे, इसका डिफरेंशिएशन 2e की पावर 2t माइनस 0 अपॉन 2। आया क्या, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। क्या हम एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो। सर फिर ये क्या हिसाब है, ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ऐसे हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगता है। सर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये एज अ फंक्शन ऑफ दिस, ये एज अ फंक्शन ऑफ दिस, ऐसे कितने भी फंक्शन बना सकते हैं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन, ठीक है, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस, लिखो क्वेश्चन,
एट x इक्वल टू 0 v इक्वल टू 2, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 v इक्वल टू 2, फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ x, फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ x, फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ x। फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ x। हो गया सवाल। देखो मैं बताऊं, बताओ v एज अ फंक्शन ऑफ x, तो v dv बाय dx v स्क्वायर dv बाय v dx, जब x 0 है तो v 2 है, जब x है तो v है, तो 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन ln v, इसकी लिमिट्स और इसका x। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ln v माइनस ln 2 इज इक्वल टू x। तो आपको एक और प्रॉपर्टी पता होगी, log a माइनस log b log, सही है। तो क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, v बाई टू इक्वल टू एक्स, और इधर किसका किसका आ गया था ये, ऐसे मालूम है, ऐसे खटर पटर कर करके तुम कितने क्वेश्चन बना सकते हो ओवरऑल, पता है तुमको? कुछ भी करो 30 क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। यही 3 तरीके हैं सॉल्व करने के, इससे तुम 30 क्वेश्चन नए बना सकते हैं। कैसे सर? अब मैं तुमको देखो, मैं तुमको कोई भी रिलेशन दे दूं, एक्सेलरेशन एक्स, फाइंड वेलोसिटी टाइम, नहीं दे सकता क्या? ये रिलेशन से ये रिलेशन, ये रिलेशन से ये रिलेशन, कितने रिलेशन हो सकते हैं, है कि नहीं? अब वो रिलेशन में थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। देखो कैसे, बहुत इजी चीज है। और अगर तुमको ये 3-4 तरीके समझ में आते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो सब क्वेश्चन इजी है, सब तुच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स पुट करना है, इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, खत्म। देखो कितने वेरिएबल्स है तुम्हारे पास, 4 वेरिएबल है। कोई भी ग्राफ बनाने के लिए 2 वेरिएबल लगते हैं, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए 2 वेरिएबल। तो पहले अगर मैं x t, कोई भी 2 वेरिएबल, इधर ले लो इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई अपन अपने हिसाब से मान लेंगे। देखना एक्स ए एक्स वी, अभी सिर्फ अपन रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फिर ए टी, फिर वी टी, फिर ए वी, इससे ज्यादा रिलेशन बन सकते क्या? कितने रिलेशन बने, कितने रिलेशन बने, सही है, समझ में आ रहा? और कोई रिलेशन, और कोई भी 2 चीजों को मिला के बना सकते हैं। इट्स लाइक तुम्हारे पास 4 इंसान है, बताओ कितने नंबर ऑफ सेकेंड्स होंगे? सेकंड के लिए 2 इंसान चाहिए ना, गलत है क्या? तो कोई भी 2 जन को कोलैब कर लो, ये एक बार इससे, ये एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे 3, ये एक बार इससे, एक बार इससे 2, क्योंकि इससे तो हो चुका सेकंड, फिर ये एक बार इससे, बस खत्म, 6 सेकंड पॉसिबल है। अब अगर मैंने एक इक्वेशन दे दिया, मान लो ऐसा, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, यहां क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ t। अब मैं पूछ सकता, बताओ फाइंड x इज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, पूछ सकता कि नहीं पूछ सकता? क्वेश्चन मैं किसी भी एक क्वेश्चन पे दूंगा और किसी भी बाकी 5 पूछ लूंगा। तो आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं जब इन दोनों के आपस, इन 6 के आपस में सेकेंड्स हो? नहीं समझे? अगर मैं दे दूंगा
एक्स ए का एक ग्राफ दे दूंगा और पूछ लूंगा ए टी का, बताओ एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। नहीं समझे? समझ में आ रहा क्या? ये पूछूंगा और ये पूछूंगा, या तो मैं ए टी का ग्राफ दे दूं और पूछूं ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। नहीं कर सकता क्या? तो इनके कितने सेकेंड्स हो रहे हैं? ये 5 से कर सकता, फिर ये 4 से, फिर ये 3 से, फिर ये 2 से, फिर ये 1 से। कितने हुए? 15। तो मैं एक सेकेंड के 2 बना सकता, या तो ये हाथ आगे बढ़ा है या तो वो एक हाथ, या तो एक्स ए से ए टी तक लेके जाओ या तो ए टी से ए एक्स पे लेके जाओ। तो 30 क्वेश्चन बनते। समझ में आएगा रिलेशन? यही झामल झामल कर करके 30 क्वेश्चन बना देते हो। 4 वेरिएबल में बैठा बैठा के 30 क्वेश्चन। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। इसको इसमें घुसाओ, इसको इसमें घुसाओ, काम खत्म। और ऐसे भयानक भयानक क्वेश्चन देते ना, सिर्फ उसमें इंटीग्रेशन यूज होता। जिसका इंटीग्रेशन अच्छा हो ये सारे क्वेश्चन को एक्सपर्ट, और अपने को आता ही चिंदी सा इंटीग्रेशन। तो ये टप सब टाइप के क्वेश्चनों से हमें डरना नहीं है, पहली बात। समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है, अब करते अपन अपना इजी वाला काइनेमेटिक्स, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किस सब्री से? बेसब्री से। क्या था? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सबसे बेस्ट एग्जांपल एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। कहीं पे भी फेंको, ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगती है, और उसकी वैल्यू भी ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हाइट के साथ भी तो वेरी होती है। हम एक पर्टिकुलर हाइट तक कांस्टेंट मान लेते हैं, थोड़ी। ये भी एक स्टेटमेंट आते हैं, और प्यार से बच्चा लिख के आता ट्रू। और सही है क्या वो? नहीं, ये आगे जाके ग्रेविटेशन में तुम पढ़ोगे, हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी होती है। हम काइनामेटिक्स में चिंदी सी हाइट के लिए सॉल्व करते हैं, इसलिए हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि इतना वेरिएशन आता नहीं है। पर हम ये बोल सकते हैं कि ये हमेशा कांस्टेंट है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ में आया? ये स्टेटमेंट सही है। अब वो स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 भी तो दे सकता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। सही है, एंड इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और पहले ही ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। और वो ये भी लिखते हैं, एंड इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस, ट्यूबलाइट चमक गई, है कि नहीं? और सबसे पहला ही ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड इट इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा वो वैल्यू दे रहा है। सही है गलत? ये अक्सर गलती होती है। तो आपको एक दो टॉपिक साथ में भी सोचने हैं, कब कांस्टेंट मानना है कब नहीं मानना है, वो अपन सीखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखो डीवी वेक्टर बाय dt, तो v एक्सेलरेशन dt, जब t 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, जब t है तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर इज इक्वल टू, सही है? ये फॉर्मूला बनता ही कब है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी आता है जब हम मोशन इन वन डायरेक्शन की बात करते हैं। फिर इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v डी, देखो अब अगर वेलोसिटी पे बात किया जाए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम एक्सेलरेशन वेक्टर को ऐसे भी मान सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स। सही है गलत? तो अगर एक्सेलरेशन को अगर हम dx माने और वी डी वी, तो अगर इंटीग्रेट किए, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वैल्यू है उसकी, नंबर है, स्केलर है। सही है?
तो जब इनिशियल वेलोसिटी थी, जब पोजीशन जीरो था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल दो, डेल्टा एक्स बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा? जब इसको अपन देख लेते तो इसका फाइनल वेलोसिटी मतलब ये एस, बेसिकली अपन ने एस माना हुआ है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन, डीएक्स का इंटीग्रेशन सीधा आ जाएगा, और वी डीवी का तो टू इधर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, तो हम इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वी स्क्वायर प्लस टू इंटू या तो इसको और जनरलाइज करना है तो डेल्टा एस वेक्टर, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, जैसे मान लो इनिशियली वो ये था 2 i कैप प्लस 3 j कैप, फाइनल को यहाँ होगा 10 i कैप प्लस 12 j कैप, तो डेल्टा एस क्या होगा 8 i कैप प्लस 9 j कैप। सही है ना? चेंज इन पोजीशन समझ में आ गया क्या? ये भी फॉर्मूला आ गया। सही है गलत? इसका भी अपन ला सकते हैं dx बाई dt, ये तो इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है। सही है, तो dx इंटीग्रेशन u प्लस ए टी इंटीग्रेशन, जब टाइम जीरो तो पोजीशन x1, नेट डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है। बोलो, तीनों फॉर्मूले कब डिराइव हो रहे हैं? जब एक्सेलरेशन, तीनों फॉर्मूले कब डिराइव हो रहे हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सही है गलत? पक्का समझ में आ गई मेरी बात? सोच के देखो। सही है ना? क्लियरली अंडरस्टूड? अब एक आता है, एक टर्मिनोलॉजी आती, रेफरेंस, हाँ सॉरी, रिएक्शन टाइम। कई बार होता है, जनरली तुम्हारी उम्र में ज्यादा होता है, जैसे कोई दिखता है एकदम से क्लिक होता है, घंटी बजती, घंटी दिख रहा और घंटी बज रही में एकदम से हम ब्रेक मारते, अरे वाह। नहीं समझे? या तो रास्ते पे कई बार होता है एकदम से कुत्ता आ जाता, गाड़ी चलाते चलाते, ये कहीं पे भी घूमते रहते, इनका जीवन में कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम जाएंगे एक फुटपाथ पे एक दूसरे के दोस्तों की तरफ मुंह मत देखो एकदम फुटपाथ की तरफ जाओगे, बीच में से आएगा अटैकिंग मोड पे, आ गया मैं। और कभी कभी ऐसे भी होता ना कि जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, रास्ते पे जाते सी बाजू में पीछे लग जाता। गलत है या सही है? तो तुम्हारा रिएक्शन टाइम क्या होता है? पहले तुम रिएक्शन करते हो, बाद में एक्शन कुछ लोग तो गिर भी जाते क्योंकि वो खुद को नहीं संभाल पा रहे, दूसरों को क्या संभालेंगे। सही है गलत? ये सब इंसिडेंट्स होते, जैसे क्या होता है, जैसे चोर भाग रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी आते ना, चोर भाग रहा है, गाड़ी से जा रहा था, एकदम से पुलिस को देखा और तेजी से भागने लगा। सही है? या तो पुलिस ने चोर को देख लिया, देखा और एक्शन, और बुलेट चला दी। मतलब आंखों ने दिमाग को एक्शन देने के लिए जो समय यूज किया, उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन टाइम। सही है क्या? कभी भी किसी भी ह्यूमन या तो किसी भी लिविंग थिंग का रिएक्शन टाइम जीरो हो सकता है क्या? देखते सी एक्शन क्योंकि कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना सिग्नल पहुंचने के लिए। हम बोलते हैं ना, ज्यादा होशियार वो लोग रहते हैं जिनका रिएक्शन टाइम कम रहता है, ऐसा मेरा मानना है, पता नहीं। तुमने वो स्लॉटर देखा था क्या? स्लॉटर कभी देखा है क्या? क्या बोलते हैं उसको? स्लॉटर नहीं है वो, क्या एक आलसी प्राणी रहता वो, क्या था वो? मैंने उसको देखा हुआ है अच्छे से। वो कुछ तो भी, वो 20 घंटे सोया रहता है। तो मैं तो उसके मतलब, उसके ऐसे नखून भी 3 ऐसे रहते हैं, तो देखा हुआ भी है उसको पकड़ के।
तो बहुत ही वाहियात दिखता है और वो उसका सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम होता है। वो सोता ही उठने में 20 घंटे लेता है। रिएक्शन टाइम तो आप छोड़ दो। ठीक है। तो वो एक प्राणी होता है, पता नहीं वो एक मूवी में भी आया था। वो एक मूवी कौन सी थी मेरे को याद नहीं आ रहा। उसमें वो स्टैम्प मारता है। जूटोपिया नाम की मूवी थी। उसमें वो जो स्टैम्प मारता है, उसको लगता है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है, जबकि सुबह से शाम हो जाती है। ठीक है। और वो हकीकत में उसका कैरेक्टर वैसा ही है। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम रिएक्शन टाइम। इस पे कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, रिएक्शन टाइम क्या, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। आंखों से देखा, दिमाग ने सिग्नल दिया, ये जो टाइम ले रहा है, इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइम। सही है। तो हाँ, इस पे क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। देखो, बहुत कुछ भी कर लो। ये थी चंपा, ये उसका, सही है, ये गाड़ी से जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, इनके बीच की दूरी थी 100 मीटर। चंपा अपने घर के बालकनी में खड़ी थी। समझ में आया। ये क्वेश्चन फील बहुत अच्छा देता है। ठीक है ना। देखो इधर, इसका रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम है 0.71 सेकेंड, मान लो। फाइंड द एक्सेलरेशन सच दैट, ये चंपा के बाद जस्ट आके रुके, या वो ब्रेक मारेगा ना, तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव भी तो आ सकती है। समझ में आया। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन सच दैट, मिनिमम क्या बोले, फाइंड द एक्सेलरेशन सच दैट कि वो जस्ट उसके घर के नीचे आके रुक जाए। सही है गलत। कई लोग खड़े होंगे, उसमें से एक ये भी है। तुमने वो सीरियल देखा क्या, कौन सा सीरियल है वो, जीतू का है वो। अरे यार याद नहीं आ रहा। वो उसने पान की दुकान खोली होती है। मैं मतलब मैंने बहुत सारे देखे हुए। देखो इधर लिखो, समझ में आएगा क्वेश्चन। मैं सॉल्व करके दिखाऊं। 1 पॉइंट माइनस 1 पॉइंट, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, पर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। सही है ना। अब देखो, तुमको एक और खूबी भी बताता। ये 3 इक्वेशन की बहुत गजब खूबी है, जनरली ऑब्जर्व नहीं होता बच्चों से, और वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सर हमारे पास वेरिएबल्स दिए तो होते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कब कौन सा इक्वेशन सॉल्व करना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है काइनेमेटिक्स में। 10th में जनरली बच्चों ने बहुत सारा काइनेमेटिक्स कर चुका होता है, तो इनको ये एक सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर वैल्यू सब कुछ गिवन है, हम कैसे जज करें कि यही इक्वेशन यूज करना है। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। देखना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सही है। और एक और होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुमने अगर ऑब्जर्व किया हो कभी भी, ऑल ऑफ अ सडन अगर कभी ऑब्जर्व करा हो, तो हर एक इक्वेशन में सिर्फ 4 वेरिएबल्स ही यूज। टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, 5। हर इक्वेशन में सिर्फ 4 वेरिएबल्स ही है। देखो,
सही है क्या? और बिन और ये क्वेश्चन में हमेशा 3 चीजें गिवन देगा, हमेशा देगा। बिना 3 चीजें के कर ही नहीं सकते, तुम वैल्यू ही निकाल सकते 2 इक्वेशन में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। उसको क्वेश्चन में 3 चीजें कंपल्सरीली देना पड़ेगा अगर वो नंबर पे खेल रहा है। यहाँ पे नंबर पे बात हो रही है ना, क्या है, तो 3 चीजें उसको देना ही पड़ेगा। वो 3 चीजें कौन सी चीज, कौन से इक्वेशन में जस्टिफाई कर रही है, चौथा चीज क्या चाहिए। तो ये इक्वेशन का ये कमाल है, ये चीज समझो कि हर एक वेरिएबल में 4 चीजें हैं, 3 आपको कौन सी गिवन है, उस अकॉर्डिंगली वो इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। सही है गलत? अब देखो, यहां तक बात समझ में आई। अब रिएक्शन टाइम क्या है देखना। 1 सेकंड तो उसको लगा बे चंपा, तो 1 सेकंड में वो कितना आगे पहुंच गया, 10 मीटर। यहां पहुंच गया 10 मीटर। सही है। अब वो चंपा से कितने दूर था, अब उस, सही है, अभी उसकी स्पीड क्या थी, u 10 मीटर पर सेकेंड। उसको डिस्प्लेसमेंट कितना जाना था, 90 मीटर। वेलोसिटी कितनी है, 0। 3 वेरिएबल्स कौन से इक्वेशन में यूज्ड है, और निकालना क्या है, तो सिर्फ ए वन एंड ओनली वन इक्वेशन हैज दिस 4 वेरिएबल्स। सही है गलत? वी स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 90। तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -100/180। सही है गलत? आपको समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है? रिएक्शन टाइम का क्या यूज है? हाँ, सही है ना। रिएक्शन टाइम मतलब उतने टाइम तक उसकी कोई हरकत नहीं हो रही, जो मोशन वो कर रहा था वो उतना ही करता रहेगा। अब 0.5 सेकंड के एक सेकंड के बाद अब बात होगी। समझ में आया कैसे उसने रिएक्ट किया? मेरे को ये समझ में नहीं आया उसको 1 सेकंड कैसे लगा। सही है, पूरा क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट। मिटा दूं? अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये एक पाथ है, ठीक है, ए पॉइंट से पार्टिकल गुजर रहा है v1 स्पीड से, और बी पॉइंट से पार्टिकल गुजर रहा है v2 स्पीड से। ठीक है, क्या बोला मैंने, ए पॉइंट से पार्टिकल गुजर रहा है v1 स्पीड से, और बी पॉइंट से पार्टिकल गुजर रहा है v2 स्पीड से। अज्यूम पार्टिकल पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, सही है, अज्यूम पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सही है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। फाइंड, देखो, फाइंड फाइंड आउट फाइंड आउट द स्पीड फाइंड आउट द स्पीड at the midpoint of AB. Find out the speed at the midpoint of AB and average speed between A and B. And average speed between A and B. Average speed between A and B. बताओ।
एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड बी। चलो, एंड एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड बी। देखो कैसे होगा, बात को समझो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ये तुमको दे दिया उसने एक्सेलरेशन कांस्टेंट। मैं क्या करता हूं, मिड पॉइंट पे बात हो रही है ना, तो हमेशा मैं मान लेता हूं 2D। हमेशा मैं क्या करूंगा, 2D। इसको D मान लूंगा, C है, ये D है, ये भी D है। यहां पे मुझे ये निकालना है, सही है गलत। एक बार मैं इक्वेशन ऐसे लगा सकता हूं, V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2A इंटू 2D। 2AS V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। सही है गलत, यहां तक बात समझ में आ गई। फिर दूसरा इक्वेशन में ये भी लगा सकता हूँ, V स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2AD। बोल गलत बोला या सही? पक्का सही। अब अपने को V निकालना है। मुद्दा क्या है, देखना ध्यान से। 2AD की वैल्यू गलत या सही? सही है गलत? नहीं समझा? कैलकुलेशन पार्ट ही है, मुद्दा तो यहीं सॉल्व हो गया था, है कि नहीं? उसके बाद तो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की है। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं जीवन में? किसी का आंसर आया क्या? एवरेज स्पीड नहीं आया होगा सर, बाकी तो हमें पता था, हमारा सॉल्व किया हुआ था। रटना नहीं है बिल्कुल आंसर। फिर इधर देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। गलत बोला क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 2D। टोटल टाइम V2 माइनस V1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है गलत? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा, V2 माइनस V1, V2 प्लस V1 अपॉन 2 V2 माइनस V1। कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है? हाँ, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, एवरेज स्पीड कभी भी आपको निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस पे टारगेट करो और टोटल टाइम पे टारगेट करो, ना कि क्वेश्चन पे टारगेट। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं आता क्योंकि बच्चा भूल जाता एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड सिंपल क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आया? चलो फिर इसके आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो फिर, बाय बाय।